जीएस फॉर ऑल के बायोलॉजी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, जिसमें आज हमें एक बायोलॉजी के महत्वपूर्ण चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे, जो कि है न्यूट्रिशन, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पोषण, विटामिन और पाचन तंत्र। प्रतियोगिता परीक्षा में इस चैप्टर से सर्वाधिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हमें इस पर एक कमांड करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और देखिए, इसमें न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन का तात्पर्य होता है कि शरीर में प्राप्त होने वाले ऐसे पोषण जिससे शरीर की वृद्धि और विकास से सुनिश्चित हो। तो देखिए, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा शरीर की वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ शरीर के टूट फूटे की मरम्मत होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शरीर के अंदर एक मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि एक विध्वंसात्मक यानी केटाबॉलिक और संरचनात्मक यानी एनाबॉलिक एक्टिविटीज में विभाजित है, और जिसको सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए पोषण आवश्यक है। यह बॉडी को डिजीज फ्री यानी रोग मुक्त करने में भी सहायक होता है। शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पोषण आवश्यक है। अब हम पोषण के प्रकार यानी न्यूट्रिशन के प्रकार को देखते हैं। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें एक स्वपोषण और दूसरा प्रपोषण कहलाता है। तो स्वपोषण या स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण, इसको देखा जाए तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी अपना भोजन स्वयं बनाने की इसमें क्षमता होती है ऐसे जीवों में। जैसे आप जानते हैं कि पौधे क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और जिसके कारण वे स्वपोषी या ऑटोट्रॉप होते हैं। उसी प्रकार परपोषी पोषण में अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे मानव देखा जाए अपना भोजन पौधों से प्राप्त करता है, या कुछ अगर मांसाहारी वर्ग का है तो मांसाहारी जंतुओं से प्राप्त करेगा। तो इसमें परपोषण को भी यदि देखा जाए तो यह है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को देखा जाए तो यह तीन प्रकार के होते हैं। एक ये पारासिटिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी जो होते हैं वो परजीवी के रूप में रहते हैं, तो परजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप पारामीशियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि प्रोटोजोआ संघ में है। और दूसरा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी मृतोपजीवी पोषण। इसमें जो होता है कि डेड डिकेइंग मटेरियल यानी सड़े गले पदार्थ पर यह अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे आप फंजाई यानी कवक को देख सकते हैं। और तीसरा देखिए सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, जो कि एक सहजीवी संबंधों के द्वारा तैयार होता है। इसमें सहजीवी पोषण भी इसको कहते हैं। जैसे आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, कोरल रीफ सुना होगा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई का एक प्रकार से एसोसिएशन है, और यह सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन शो करता है। और लाइकेन, जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल में यदि प्रदूषण की मात्रा है तो यह प्रदूषण की निर्देशांक यानी पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी काम करता है। जहां पॉल्यूशन यानी SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वायु में, वहां लाइकेन जीवित नहीं रहेगा। और लाइकेन जो होता है वह एल्गी और फंजाई दोनों का सहजीवी संबंध है। इसमें फंजाई एल्गी से पोषण प्राप्त करता है, बदले में फंजाई एल्गी को आश्रय प्रदान करता है। तो इसमें हमें कीटभक्षी प्लांट को देखेंगे, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ऐसे पौधे जो कि कीटों का भक्षण करते हैं, खासकर वैसे स्थान पर ये पाए जाते हैं जहां की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए यह कीटों का भक्षण करते हैं। तो यहाँ देखिए इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी कीटभक्षी पौधे, वैसे पौधे जो कीट का भक्षण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा कम होने पर उनकी पूर्ति के लिए पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसमें ज्यादातर आपको एग्जाम्पल याद करना है। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल में है निपेंथिस, ड्रॉसेरा और यूटिकुलेरिया। तो ये बराबर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और इसके खासकर एग्जाम्पल कि कौन से पौधे कीटभक्षी हैं, इसमें आपको चयन करना है। तो ये तीन का नाम ज्यादातर याद कीजिए। और ऐसे तो बहुत से प्लांट हैं, लेकिन यह तीन महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सभी पौधे पूर्वोत्तर भारत में यानी असम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, नागालैंड में पाए जाते हैं। और देखा जाए इसके अलावा यह उत्तराखंड के नैनीताल में भी देखने में आए हैं, और जम्मू कश्मीर में कीटभक्षी प्लांट मिलते हैं। तो इसका आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। आगे हम देखिए
पाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें यानी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खासकर हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। मानव में पोषण ने प्राप्त करने का यह एक महत्वपूर्ण तरीका है डाइजेशन। तो यह डाइजेशन कितने प्रोसेस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है यह 5 प्रोसेस में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जिसको पहला को देखिए इंजेशन कहते हैं यानी अंतर्ग्रहण। जैसे आप मुंह से जब भोजन लेते हैं तो वही प्रक्रिया पाचन में प्रारंभ हो जाती है, तो इसको इंजेशन कहा जाता है। तो यह प्रक्रिया आहार के मुख में लेने से शुरू होती है। और डाइजेशन जो होता है मुख से लेकर जो छोटी आंतें तक भोजन जाता है वहां तमाम प्रक्रिया डाइजेशन ही कहलाती है। और यह पचा हुआ जब भोजन छोटी आंतें में पहुंचता है तो वहां की कोशिका के द्वारा यानी छोटी आंत की कोशिका के द्वारा उस पची हुई भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसको एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। और एसिमिलेशन देखिए स्वांगीकरण, जब डाइजेस्टिव फूड मटेरियल छोटी आंतें में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो वहां O2 यानी ऑक्सीजन के द्वारा उस डाइजेस्टिव सब्सटेंस का ब्रेक डाउन किया जाता है और एटीपी के रूप में एनर्जी का वहां उत्पादन होता है। तो ये प्रक्रिया एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण कहलाती है। और जो फिर आगे चलकर अपचित यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बड़ी आंतें में जाते हैं और बड़ी आंतें के द्वारा वहां पर अनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल का अवशोषण और संबंधित जो पानी होता है वाटर होता है उसका भी अवशोषण होता है और बाकी बचे हुए बेकार पदार्थ को रेक्टम और आगे एनस के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, जिसको इजेशन या मल त्याग की प्रणाली कहते हैं। तो ऐसे प्रोसेस से में डाइजेशन होता है। तो हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके हर एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मतलब हमारे परीक्षा उपयोगी जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं और यह मुख है यानी माउथ, और यहाँ से भोजन ग्रहण की जाती है और ये कह सकते हैं कि फेरिंग्स में जाता है यानी फेरिंग्स यानी ग्रहणी, और आगे चल के यह भोजन ऊसोफेगस में जाता है जिसको ग्लास नली कहते हैं, और आगे स्टोमक में भोजन पहुंचता है। और यहाँ पहुंचने के बाद बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि या तो लीवर के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम और पाचक रस जो होते हैं स्टोमक में भोजन के साथ मिलता है। और आगे देखिए लीवर, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सबसे बड़े एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे बड़ा ग्लैंड का नाम है तो वो लीवर है। और आगे लीवर से ही गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है पित्ताशय, जिससे देखा जा सकता है कि इसमें यानी फैट के पाचन से संबंधित एंजाइम निकलते हैं इससे। फिर आगे जो है भोजन छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत। फिर आगे देख रहे हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है और यहाँ पैंक्रियाज जो कि आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की कोशिकाएं यहाँ रहती है, सेल्स रहता है यहाँ पर, जिससे इंसुलिन का स्रवण होता है। तो इस प्रकार आप लार्ज इंटेस्टाइन को देख सकते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए कोलन है, एक असेंडिंग कोलन और डिसेंडिंग कोलन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसफर कोलन के रूप में रहता है। और फिर ये देख रहे हैं रेक्टम मलाशय में जो अपचित भोजन है वो आता है, फिर एनस के द्वारा एक्सक्रीजन के रूप में यह एक्सक्रीटिव मटेरियल के रूप में यानी फैसेस के रूप में यह बाहर निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ देखिए अंतिम जो कॉलन आप देख रहे हैं उसका जो अंतिम पार्ट है वो अपेंडिक्स के रूप में रहता है, जो कि मानव में यह वेस्टिजियल ऑर्गन यानी अवशेषी अंग के रूप में जानते हैं जिसको। और माउथ दो पार्ट में है, टीथ और टंग को देखना है यानी माउथ को देखना है, और माउथ में एक टंग और टीथ है, ये दो पार्ट है, इसका अध्ययन करना है। तो टीथ में यदि देखा जाए तो 4 प्रकार के टीथ यानी दांत होते हैं। पहला इंसीजर रदनक जो कि देखा जाए जिसकी संख्या 8 है और यह तोड़ता है यानी बाइटिंग में योगदान देता है। और दूसरा देखिए केनाइन है, कृंतक जिसको कहते हैं, यह भोजन को फाड़ता है और चीरता है, जो कटिंग है। और ये कार्निवोरस का विशेष लक्षण है केनाइन दांत। फिर प्रीमोलर है अग्र चर्वक, इसकी संख्या 8 होती है, जो चबाने पीसने का काम करता है यानी च्यूइंग और ग्राइंडिंग का काम करता है ये। और मोलर की का भी यही काम है, चबाना और पीसना। इस प्रकार यदि डेंटल फॉर्मूला देखा जाए
तो 21-23 से बटा 21-23 है। यानी अगर ये पूरी जौ में देखा जाए अगर दांतों की संख्या, तो ये यानी 4 भाग में, यानी ऊपर पैलेट और नीचे पैलेट में रहते हैं। और नीचे पैलेट में अगर देखा जाए तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इस साइड, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं। तो यानी 21-23। तो देखिए यहाँ से 4 को गुना करते हैं हम, तो 4 गुना 8 है, यानी हो गया है लग्नक की संख्या। और कृंतक की संख्या 4 हो गई। एक को 4 से गुना करने पर फिर प्री मोलर और मोलर, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब हम जीभ को देखते हैं। तो देखिए टंग में क्या है कि इसके सबसे ऊपरी सिरे पर, यानी अगर टंग की आगे की सिरे पर देखा जाए तो यहाँ पर बर्ड होती है, यानी कलिकाएं होती है, जो कि स्वाद की अनुभूति होता है इससे। तो यहाँ आगे की ओर जो है वो स्वीट है, यानी मीठा है, टेस्ट बर्ड है जो। और फिर आगे देखिए पीछे की ओर बीटर, यानी तीखा स्वाद का है। और बगल में अगर देखा जाए तो दोनों के पार्श्व में ये लैटरली लगे रहते हैं, यानी सॉर, यानी खट्टा को के स्वाद को बताता है। तो इस प्रकार देखा जाए स्लाइवा का सिक्रीशन करता है जीव और भोजन को उलटता पलटता है। स्लाइवा का निर्माण स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा होता है और स्लाइवा भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। मतलब जीव के रहने पर भोजन स्वादिष्ट हो सकती है और जिससे स्लाइवा का सिक्रीशन होता है। और इसमें एक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जो एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन हर एक प्रोटीन एंजाइम नहीं है, ये आप तथ्य ध्यान में रखिए। फिर यदि आगे देखा जाए तो स्लाइवा, यानी स्लाइवा का अगर निर्माण है तो वो टाइलिन नामक एंजाइम से होता है, जो कि एक स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है। और इसमें एक लाइसोसोम एंजाइम भी पाई जाती है कि जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करता है। इस प्रकार जब भोजन मुंह में प्रवेश करता है तो वह जीभ के द्वारा उसे तोड़ने फोड़ने का काम किया जाता है, दांत के द्वारा तोड़ने फोड़ने का काम किया जाता है। और जीभ स्लाइवा से, जो कि स्लेवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है, उसे मुलायम बनाता है। आगे की ओर वह ऊसोफेगस में जाता है। स्लाइवा जो कि लाड़ के रूप में हम जिसे जानते हैं, और यह स्लेवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। और इसमें टाइलिन जो एंजाइम पाए जाते हैं और जिसको स्लेवरी एमाइलेज के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें लाइसोजाइम भी पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करता है। और यहाँ पर देख रहे हैं टाइलिन या स्लेवरी जो एमाइलेज है वह स्टार्च स्प्लिटिंग एंजाइम है, यानी स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। और स्टार्च जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट के अणु है, इन्हें कम जटिल अणु में तोड़ता है, जिसको माल्टोज कहते हैं। देखिए स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मतलब अगर ये देखा जाए माल्टोज, तो यह डाइसैक्राइड के रूप में हम जानते हैं जिसको। और यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट की एक मॉलिक्यूल जो है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रदान करता है। तो ये आप तथ्य ध्यान में रखिए। तो आज डाइजेस्टिव सिस्टम में के इस पार्ट को आपने देखा। कल हमें आगे बढ़ेंगे इसमें और फिर हम विटामिन से या अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे बनते हैं उनको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।